सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका 14 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे खबर आती है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में अब रहेगा। इसके अलावा अमेरिका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई नए रक्षा सौदे करेंगे वहाँ पे। अभी तो फिलहाल तो ऑयल एंड नेचुरल गैस का कर चुके हैं। हम यूएस से लेंगे, जो कि हालांकि हमें महंगा पड़ेगा। ईरान और रशिया से हमें सस्ता पड़ता था, यूएस से लेना हमें महंगा पड़ेगा। मगर शायद कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी कि ये डील हमें साइन करनी पड़ी। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में है, समाधान की राह, दोस्तों के आयाम, दोस्ती के आयाम और शिक्षा पर हावी होती कोचिंग संस्कृति। समाधान की राह, ये किसान आंदोलन जो लंबे समय चल रहा है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसको लेकर है। शंभू और खनेरी सीमा पर एक साल से किसान डटे हुए हैं और अब जाकर सरकार बातचीत करने वाली है। किसानों को केंद्र सरकार के साथ अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले किसानों ने आंदोलन के एक साल पूरा होने पर महापंचायत बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कर्ज मुक्ति और पेंशन योजना सहित 12 मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर हैं। उन्होंने 5 बार दिल्ली कूच करने की कोशिश की है। दिल्ली जाने का प्रयास भी करा, हालांकि उनके बॉर्डर पर रोक दिया गया। दिल्ली की विनियमित विभिन्न सीमाओं पर एक साल चले आंदोलन का केंद्र सरकार ने एक समझौता करके ख़त्म कर दिया था, लेकिन उस समझौते के मुख्य मांगों पर आज तक अमल नहीं हो सका। पहला आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुआ था, जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, बीते समय बहुत चर्चा में आए थे। उसके जो वादे करेगा सरकार द्वारा, वो पूरा आज तक नहीं करेगा, ऐसा आंदोलन वाले कहते हैं। डलेवाल की अगुवाई में नया आंदोलन 13 फरवरी को शुरू हुआ। आंदोलन में जान बनाए रखने के लिए डलेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी बिगड़ती सेहत पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल के बाद केंद्र सरकार से सकारात्मक रुख अपनाया और बातचीत की तारीख का ऐलान किया। ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने बातचीत नहीं की हो। किसानों की नाराजगी को देखते हुए 24 में केंद्र सरकार ने 8 और फिर 12 फरवरी को संगठन के नेताओं से बातचीत की थी। शुक्रवार को प्रस्तावित बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अभी एक और राउंड होने वाले हैं बातचीत की, देखते हैं उसमें क्या निर्णय आएगा। अगला संपादकीय है, भारत और फ्रांस में करीबी साझेदारों में से एक है। फ्रांस और भारत के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास का रिश्ता रहा है। चीन के बरकस भारत की क्षमता बढ़ाने में सहयोग का मसला हो या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए दावा, फ्रांस ने हर बड़े मौके पर भारत का साथ दिया है। दुनिया में तेजी से उभरती ताकत के रूप में भारत की संभावनाओं को फ्रांस पहले ही भाप चुका है। हाल के वर्ष में अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर पनडुब्बी बनाने में सहयोग कर उसने साबित कर दिया कि वह भारत का न केवल भरोसेमंद बल्कि सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी भी है। भारतीय नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की परस्पर निकटता का प्रमाण कई बार मिल चुका है। इस बार दोनों देशों ने आधुनिक परमाणु संयंत्रों को संयुक्त रूप से विकसित करने का संकल्प किया है। फ्रांस के मार्सेई में एक आशय पत्र पर दस्तखत के बाद दोनों देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के लिए परमाणु ऊर्जा अहम है। अभी जो है मार्सेल जो कि जगह है फ्रांस में, यहाँ पे नए हमने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सहमति जताई है, एग्रीमेंट्स करे हैं। परमाणु ऊर्जा, परमाणु संयंत्र, फ्रांस ने केवल न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देता रहा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी निभाते हुए आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में भी सहयोग करता रहा है। नतीजा ये है कि वर्ष 22-23 में दोनों देशों के बीच कारोबार 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इससे पहले वर्ष 2024 के मध्य फ्रांस से कई 10 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। इस बार की प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान भी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर दोनों देशों ने जोर दिया। भारत फ्रांस के शीर्ष नेताओं ने असैन्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र से जिस तरह इस बार परस्पर सहयोग की गंभीरता समीक्षा की है, इससे लगता है कि इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताकर साफ कर दिया है कि उनके संबंध बहुआयामी है। इस तरह दोनों ने एक नया रिश्ता कायम करा है। अभी भारत और फ्रांस एआई एक्शन समिट में, जो कि कृत्रिम मेधा को लेकर एक बैठक थी,
उसमें भी एआई के डेवलपमेंट में और भारत के विकास में साथ चलने की बात करी है। इन समझौतों के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में असैन्य सहयोग भी मील का पत्थर साबित होगा। असैन्य सहयोग, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करेंगे मगर वो सिविल डेवलपमेंट के लिए, ना कि मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए। कृत्रिम मेधा और नवाचार की दिशा में भारत और फ्रांस ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। सुरक्षित और विश्वसनीय कृत्रिम मेधा के विकास के लिए दोनों देश अब साझा रूप से काम करेंगे। ये विकसित प्रौद्योगिकी वैश्विक हितों के लिए काम करेगी। कुल मिलाकर देखें तो भारत और फ्रांस के बीच प्रागण होते संबंध चीन और अमेरिका की संदेश देने का भी प्रयास है। ये तो है, डिप्लोमेसी यही चलती है। भारत और फ्रांस की भी फिलहाल अभी जो हम देखने वाले हैं बहुत जल्द में डेवलपमेंट्स, वो होंगे आपके न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि पावर जनरेशन के लिए होंगे, नॉन मिलिट्री यूज़ के लिए। और एआई डेवलपमेंट में भी साथ में हम काम करेंगे फ्रांस के साथ। अगला आर्टिकल है शिक्षा पर हावी होती कोचिंग संस्कृति। धीरज यादव लिखते हैं, भारत में संस्थानों का प्रभाव हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज पर गहरा और चिंताजनक है। देखिए कोचिंग सेंटर्स तो बढ़ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के नाम पर यह उद्योग शिक्षा के मूल उद्देश्यों को हाशिए पर डाल रहा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता और समाज के सकारात्मक बदलाव लाने के माध्यम होना चाहिए। संस्थानों के बढ़ते असर ने इस उद्देश्य को दरकिनार कर दिया है और इसे केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया में बदल दिया है। यह उद्योग अब विशाल और व्यावसायिक क्षेत्र बन चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के बजाय लाभ कमाना होता जा रहा है। रपेटो के अनुसार भारत में कोचिंग उद्योग 23 तक लगभग 58,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इससे 8 से 10% का वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब देखिए इतना बड़ा सेक्टर है कोचिंग सेक्टर। कुछ प्रणाली छात्रों को विषय की गहराई और वास्तविक समझ से दूर कर दिया है। इसके कारण छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता बाधित होती है। ये केवल निर्देशों का पालन करने तक सीमित रह जाते हैं और नई समस्याओं और समाधान करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाते। देखिए ये तो है, जो एजुकेशन का अल्टीमेट एजेंडा होना चाहिए था, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग डेवलप करना, एक अच्छा लर्नड एजुकेटेड पर्सन डेवलप करना, वो अब महज एक टारगेटेड व्यक्ति बन चुका है। ठीक है, वो सिर्फ एक सीमित घेरे में बन चुका है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक घेरा ही है, उस घेरे को बस अपनी ज़िंदगी बना दिया है और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। भारत में शिक्षा प्रणाली और कोचिंग संस्थानों का प्रभाव केवल परीक्षा आधारित सिखाने तक सीमित रहा है। इससे कौशल विकास और व्यवहारिक शिक्षा की अनदेखी हो रही है। कई विकसित देशों में शिक्षा प्रणाली इस तरह डिज़ाइन की गई है कि छात्रों को उनकी पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक कौशल भी सिखाया जाए, जिससे वह नवाचार और उद्यमिता की ओर बढ़ सकें। देखिए अब इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की नहीं होती है। कोचिंग संस्थान केवल परीक्षा आधारित ही पढ़ाते हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स भी मुख्य रोल निभाते हैं किसी छात्र के बौद्धिक विकास में। कोचिंग संस्थान अगर परीक्षा आधारित नहीं पढ़ाने के अलावा सब कुछ पढ़ाना शुरू कर देंगे या फिर एक ब्रॉड मैक्रो स्फीयर में एंटर कर जाएंगे माइक्रो स्फीयर की जगह, तो वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे, जो है बच्चे को सिलेक्शन दिलवाना, जो है जिस चीज़ के लिए वो छात्र आया है उससे वो चीज़ प्रोवाइड कराना। और जो मैक्रो सर्कल होता है चीज़ों को सिखाना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये सर्कल होता है कॉलेजेस का, स्कूल्स का, जिनके पास भरपूर समय होता है कि वो बच्चे को अपने पास रखते हैं और 4-5 साल के लिए और फिर उनको सिखाते हैं। भारत में संस्थान न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं बल्कि शिक्षा में नैतिकता के पतन का भी एक बड़ा कारण बन रहे हैं। कई संस्थान अपनी बाजार रणनीतियों में परीक्षा में सफलता की गारंटी देते हैं, हाँ, जो कि गलत है अपने आप में, और अभिभावकों को भ्रमित करते हैं। आजकल भ्रमित एडवर्टीजमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान प्रतिभाशाली छात्रों की को भारी छूट देकर अपनी सफलता दर बढ़ाते हैं, जो कि सामान्य छात्रों से अधिक शुल्क वसूलते हैं, जिससे यह उद्योग केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित होता जा रहा है।
भारत में कोचिंग उद्योग का विस्तार बिना किसी ठोस नियम के हुआ है, जिससे इसकी फीस संरचना, शिक्षा गुणवत्ता और संचालन प्रक्रिया पर असर पड़ा है। देखिए, ये तो है कि आज भी बहुत ही अनरेगुलेटेड सेक्टर है। वहीं पे जहाँ कॉलेजेस, स्कूल में क्राइटेरिया होता है टीचर रखने का या प्रोफेसर रखने का, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती हैं, कोचिंग संस्थान में ऐसा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए अवसरों पर भी ये प्रणाली असमानता पैदा करती है। शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध साधन और सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समान नहीं है। कुछ संस्थानों का केंद्रीकरण मुख्य रूप से शहरों में है, जिससे शहरी छात्रों को अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि ग्रामीण छात्र इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। ये असमानता तब और बढ़ जाती है जब महंगे कोचिंग संस्थानों का फीस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा बन जाती है। कोटा जैसे कोचिंग हब में इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी के लिए वार्षिक फीस 2 से 4 लाख रुपए तक होती है, जो मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों के भारी आर्थिक दबाव डालती है। हाँ, फीस बहुत ज़्यादा होती है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान भी एक बड़ा उद्योग बन चुका है। दिल्ली ऐसे केंद्रों में यूपीएससी की तैयारी के लिए फीस 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। वैसे इक्कीस में एक रिपोर्ट अनुसार सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल लगभग 10 लाख छात्र कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, जबकि सफलता दर मात्र 0.1% होती है। बहुत ही बढ़िया लेख है। कई समस्याएं हैं इस क्षेत्र से संबंधित जो कि इसमें उजागर करी गई हैं। देखते हैं समय रहते सरकारें भी संज्ञान में लेती हैं या नहीं लेती हैं। आगे बढ़ते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत की खबरों की ओर। एमएसपी की कानूनी गारंटी के बगैर नहीं मानेंगे किसान। किसानों ने कह दिया है कि भैया अब आपको हमें कन्फर्म एक्शन लेके दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ आज के लिए देखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो से जुड़े रहिए और वेबसाइट पे जाके करंट अफेयर्स को विजिट जरूर करिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको डिटेल में आज की करंट अफेयर्स पढ़ने को वहाँ मिलेगी। धन्यवाद।